10,000 किलोमीटर क्लॉक करने के बाद क्या ये बाइक सुजुकी वीस्टॉम 250 एसएक्स सही में एक अल्टीमेट बजट एडीवी है? लेट्स फाइंड इट आउट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, सुजुकी वीस्टॉम 250 ये जो बाइक है, मैं 2023 नवंबर में ये बाइक खरीदा था। तो तब से लेके आज तक कुछ करीब करीब 9 to 10 मंथ्स हो गया होगा और इसमें मैं मोर देन 10,000 किलोमीटर कवर कर चुका हूं, जिसमें मैं वेरियस डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट रोड्स एंड ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत किया हूँ। उस बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो में एक ओवरऑल 10,000 किलोमीटर प्लस ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें आपको मोटा मोटी एक आइडिया आ जाएगा कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक और डिस्क्लेमर, जैसे कि ये बाइक मैं खुद ओन करता हूँ, तो ये कम्प्लीटली अनबायस्ड एक ओनरशिप रिव्यू है। तो एक ओनर से आपको ऑनेस्टली इस बाइक के बारे में फीडबैक मिलेगा। सो स्टे एश्योर्ड। जैसे कि इस बाइक की स्पेक्स में पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूँ और आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल भी जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट एंड डायरेक्टली जंप इनटू द रिव्यू पार्ट। स्टार्ट करते हैं इस बाइक की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी से। ये बाइक आता है सुजुकी से एंड यू माइट बी नोइंग सुजुकी इज ए जापानीज ब्रांड एंड देयर इज नो डाउट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली। इस बाइक का भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर है। इसको आज तक जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मैं चला चुका हूँ, आज तक मुझे कोई भी मेजर रिलायबिलिटी इशू इस बाइक में नहीं देखने को मिला है। हाँ, ऐसे छोटे मोटे जैसे ब्रेक पैड जल्दी वेयर आउट हो जाना, चेन स्प्रोकेट जल्दी उसका लाइफ खत्म हो जाना, वैसे टाइप इशू है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट मेजरली जैसे इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाना, चलते चलते स्टॉप हो जाना, ऑयल लीकेज, ऐसे कोई मेजर रिलायबिलिटी इशू इस बाइक में नहीं है। इवन चेसी वगैरह में कहीं पे मेटल पार्ट्स में रस्ट आना, वो भी मुझे इस बाइक में फेस करने को नहीं मिला है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वाइज नो डाउट दिस इज ए वेरी नाइस बाइक। अब बात करते हैं इस बाइक की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में। ये बाइक में आपको मिलता है 250 सीसी की इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 26 पीएस की पावर। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये बाइक सिटी से लेके हाईवे हर जगह परफेक्टली फिट होता है फॉर ए जनरल ऑडियंस। मैं अगर इस बाइक की हाईवे कैपेबिलिटी की बात करूं तो मैं इस बाइक को हाईएस्ट 140, 143, 144 के अराउंड लेके गया हूं विथ लगेज। तो अगर लगेज ना हो तो और थोड़ा सा जा सकता है, बट ऑनेस्टली एट दैट स्पीड ये बाइक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग टाइम तक क्रूज करने के लिए, क्योंकि ये जो एडीबी बाइक्स होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स बाइक। अगर आप उनको हाई स्पीड में क्रूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विंड रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से बाइक हिलता है, इनस्टेबल होता है और एक रिस्की भी है। ऊपर से माइलेज वगैरह भी उतना नहीं मिलता। तो इस बाइक का भी कुछ कैरेक्टर ऐसा ही है। प्रैक्टिकली बताऊँ, 95 to 105, 110 इज द स्वीट स्पॉट फॉर दिस बाइक फॉर मी एंड मैं हाईवे में भी उसी स्पीड में इसको लेके क्रूज करता हूँ। और जब सिटी की बात करूँ तो सिटी में आराम से 60 to 80 इज द बेस्ट स्पीड फॉर दिस बाइक। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस बाइक की रिफाइनमेंट का तो स्पेशल मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये बाइक बहुत ही रिफाइंड है। इस बाइक में इतना अच्छा स्मूथनेस एंड इतना अच्छा रिफाइनमेंट फील होता है कि आपको उतना ज़्यादा फैटिक नहीं आता है लॉन्ग राइड में, जो कि काफ़ी एसेंशियल होता है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस मोर देन 500 किलोमीटर्स एंड ऑल। इस बाइक में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर मैं 7000 आरपीएम से ऊपर जाता हूँ, 7000 to 8000 आरपीएम, जो कि अराउंड 6th गियर में 120 की स्पीड आपको आराम से दे देगा, उसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फुट पैक्स पे और हल्का फुल्का हैंडल बार में कभी कभी फील होता है। बट उस स्पीड में मैं ज़्यादा राइड नहीं करता हूँ, तो मैं अराउंड 7500 आरपीएम के अंदर ही हमेशा रखता हूँ। और अगर माइलेज की बात करें तो ये बाइक 28 to 30 kmpl माइलेज हाईवे में मिल जाता है और सिटी में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिलता है, 32 के अराउंड। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, बट क्या होता है ना, मैं हाईवे में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड भगाता हूँ बाइक, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कम माइलेज शायद मिलता है। और ऊपर से लगेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है हाईवे में मेरे साथ, मतलब जब लंबा टूर करता हूँ, तो इसी वजह से मुझे हाईवे में थोड़ा सा कम माइलेज मिलता है। आप मान के चल सकते हैं 28 kmpl इन हाईवे एंड इन सिटी 31 to 32। नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की ऑफ रोड कैपेबिलिटी के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर ना आपको इस बाइक को रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे इंटरनेट पर। बहुत लोग बोलते हैं बहुत बेकार बाइक है, सस्पेंशन अच्छा नहीं है, सुजुकी जिक्सर का सस्पेंशन इस पर जस्ट ऐसे ही दे दिया है और कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, सुजुकी को थोड़ा ट्विनिंग करना चाहिए था, और ये ऑफ रोड बाइक है नहीं। कोई बोलता है नहीं नहीं ऑफ रोड बाइक, इस पर हम ऑफ रोड कर भी सकते हैं। सो मैं मेरा पर्सनल रिव्यू यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बाइक को मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट एरिया में चला चुका हूँ और बहुत जगह में जहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब है वहाँ पे भी मैं चला हूँ। ऐसे भी मैं एक कोर ऑफ रोडर नहीं हूँ, मतलब अभी तक तो एक्सप्लोर नहीं किया हूँ ऑफ रोडिंग पार्ट ऑफ द राइडिंग। तो ये बाइक को लेके मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊँ, मैं मोस्टली हाईवे टूर करता हूँ। और अगर हाईवे में जाते जाते कहीं पे ख़राब रोड आ गया, कहीं पे थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आ गया, तो उस सब के लिए ये बाइक
परफेक्टली फाइन है, आराम से निकाल सकता है। ये बाइक की जो सस्पेंशन है वो रोड बेस्ड के लिए ट्यूनिंग हुआ है, मतलब हाईवे के लिए, जिसके वजह से आपको हाईवे में जाने के टाइम उतना पेन, बैक पेन या स्पाइनल कॉर्ड पेन इस बाइक में होता नहीं है। जबकि आप अगर ऑफ रोड में इस बाइक को लेके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा आपके बम में, मतलब हर बार जहाँ पे आप हिट करोगे वहाँ आपको फील होगा। इवन बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उसके ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा आपके हिप एरिया में और बम एरिया में। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा ये बाइक ऑफ रोड के लिए बना नहीं है। इवन इफ यू आर thinking to take this bike for off-roading, then please don't consider. There are much better off-road bikes in this segment than this bike. But अगर आप एक टूरिंग बाइक लेना चाहते हैं जो थोड़ा बहुत ऑफ रोड, मतलब अगर ऐसे एक हाईवे में जा रहे हो, बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत खराब पैच आ गया और उसको क्रॉस करना है, देन दिस बाइक विल गेट द जॉब डन फॉर यू। और वैसे भी कहते हैं ऑफ रोडिंग इज एन स्किल। आपके पास कोई भी बाइक हो, अगर आप ऑफ रोडिंग स्किल आपको आता है तो आप कोई भी बाइक से भी ऑफ रोड कर सकते हो। तो बहुत लोगों को मैं देखा है इस बाइक को लेके भी थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके, मॉडिफिकेशन करके अपना स्किल्स को यूज़ करके ऑफ रोडिंग करते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं ऐसे वर्डिक्ट दूँ तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर ऑफ रोड। इफ़ यू वांट टू जस्ट डू minor off-roading on the way of highway or on the tour, then this bike will not disappoint you. नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की राइडिंग ergonomics एंड कंफर्ट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बाइक की पोस्चर ऑपरेट है, और ये कम्प्लीटली ऑपरेट नहीं है, थोड़ा सा इसे झुकना पड़ता है। मैंने देखा है काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो थोड़े से टॉल है, शायद उनको प्रॉब्लम होता है या फिर अनकम्फर्टेबल लगता है, वो हैंडल बार राइजर ला के थोड़ा सा हैंडल को ट्विक करते हैं जो हाइट को, उसके वजह से उनको थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। बट मेरे हिसाब से जो उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो डिफ़ॉल्ट जैसे आता है कंपनी से, वो मुझे आज तक सही लगा है। और हाईवे में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। बट सिटी में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कि आप थोड़ा सा मैं बोला ना झुक के बैठना पड़ता है, तो सिटी में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और मुझे क्लच एंड ब्रेक को ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ता है, तब मेरे रिस्ट पे थोड़ा बहुत प्रेशर लगता है और थोड़ा फैटिक फील होता है। हाईवे पर्पज़ के लिए मुझे ये राइडिंग पोस्चर जो डिफ़ॉल्ट आता है कंपनी की तरफ से ठीक लगता है। अब बात करते हैं इस बाइक की सीट के बारे में। जो कंपनी से डिफ़ॉल्ट जो सीट आता है, स्टॉक सीट, उसमें काफ़ी अच्छा फोम और पैडिंग दिया गया है, जिसके वजह से आपका लॉन्ग टूर में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट मैंने देखा है कि बहुत लोग का डाउट ये होता है कि इसका सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके सीट का कोई अदर मॉडिफिकेशन है क्या जिसको थोड़ा सा लो किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। मतलब सुजुकी विस्टम 250 के लिए एक लो सीट हाइट मॉडल भी आता है जो कि उनके वेबसाइट में भी होता है और आपको काफ़ी सारे डीलर के पास मिल भी जाएगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि वो जो अच्छा फोम आप स्टॉक सीट में देख रहे हैं, वो फोम पैडिंग उसमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको उतना कंफर्ट नहीं मिल सकता है शायद। बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद द स्टॉक सीट। नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की हैंडलिंग एंड ओवरऑल डायनेमिक्स के बारे में। मुझे इस बाइक की हैंडलिंग में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। इवन हाईवे से लेकर सिटी तक ये बहुत अच्छे से हर जगह हैंडल किया है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इस बाइक की जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है जैसे अदर हाईवे टूरिंग बाइक्स होते हैं। बट इस बाइक को रोड बेस्ड, मतलब हाईवे बेस्ड को नज़र में रखते हुए बनाया गया है, इसके सस्पेंशन को ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से इसका हाईवे परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट सिटी के अंदर जब थोड़ा बहुत गड्ढा होता है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग करना पड़ता है, तब इसका सस्पेंशन मुझे काफ़ी हार्ड फील होता है एंड नॉट कंफर्टेबल फील होता है। हाईवे टूरिंग के लिए इवन विद पिलियन एज वेल मैंने ट्राई करके देखा है कि इसका सस्पेंशन हाईवे के लिए भी अच्छा है। इस बाइक की जो रियर सस्पेंशन है उसमें 7 स्टेप एडजस्टमेंट आता है। बाय डिफॉल्ट कंपनी कुछ 3 में शायद रख के देता है, मुझे उतना याद नहीं, मैं मैनुअल में एक बार पढ़ा था। बट अगर आप थोड़ा बहुत ट्विक करना चाहते हैं तो आप सर्विस सेंटर में जाके ट्विक करके 1-2 हफ्ता ट्राई कर सकते हैं सस्पेंशन को थोड़ा और सॉफ्टर और हार्डर बनाने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट मेरे लिए तो इसका जो स्टॉक सेटिंग आया था बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम फैक्ट्री, वो आज तक सही काम किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस बाइक की सस्पेंशन बिल्कुल भी ऑफ रोड के लिए नहीं बना है, जो कि मैं ऑफ रोड कैपेबिलिटी सेक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस बाइक को लेकर जब मैं गुजरात राइड कर रहा था तब मैंने काफ़ी सारे ऐसे मुझे बहुत ख़राब पैचेस मिले, कहीं की जगह अचानक बड़ा सा पॉटहोल आ गया, ऐसे टाइप भी मैं सिनेरियो फेस किया हूँ जिसमें इसका सस्पेंशन एकदम बॉटम आउट हो जाता था। मतलब एकदम मैं चला रहा हूँ, अचानक एक पॉटहोल आ गया, ये सस्पेंशन एकदम ठाई करके हिट किया, मतलब बहुत ज़ोर से हिट किया था। तो मुझे लगा था कि इसका सस्पेंशन टूट ही गया शायद उसमें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर मैं बाद में सर्विसिंग के टाइम भी ये दिखाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये मैं कहना चाहता था कि जब मेजर ऑफ रोडिंग या बड़ा सा पॉटहोल आ जाए तो ये सस्पेंशन एकदम बॉटम आउट हो जाता है, एकदम ज़ोर से हिट करता है। तो ये बाइक को थोड़ा सा आपको ऑफ रोड या पॉटहोल सेक्शंस में थोड़ा सा ध्यान से चलाना होता है। आप कोई भी अदर ऑफ रोडर बाइक जैसे एक्सपल्स या हिमालयन, जिनमें
बड़ा सस्पेंशन ट्रैवल होता है उनके तरह आप इसको नहीं चला सकते, और चलाओगे भी तो रिस्की हो सकता है। सो इसलिए मैं कहूँगा इसके सस्पेंशन की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इज नॉट गुड। नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द बाइक, दैट इज मेंटेनेंस एंड सर्विस। फर्स्ट 1000 किलोमीटर के बाद हर 5000 किलोमीटर के इंटरवल में इस बाइक को सर्विस कराना पड़ता है, और इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज आता है, वैसे तो मेरा फास्ट जो 3 सर्विस था वो फ्री था, मतलब 1 साल के अंदर फास्ट 3 सर्विस फ्री रहता है, उसके बाद वो चार्जेबल रहता है। तो मैंने जो आज तक 3 सर्विस जो होता है 10,000 के अंदर वो मैंने कर लिया है, और फ्री सर्विस होने के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ता था ऑन एन अराउंड 2000 से लेके 2500 तक, क्योंकि इसका जो लेबर रिलेटेड होता है वो सब फ्री सर्विस में इंक्लूड होता है। उनके अलावा बाकी जो भी चीज़ आपका रिप्लेसमेंट होता है उसका चार्जेस आपको देना पड़ता है। अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और कॉस्ट की बात की जाए तो मोस्टली इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी टू लोकेलिटी। मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर के ऑप्शन है, और मोस्टली हर सर्विस सेंटर में आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप मंगा भी सकते हैं, वो भी इजीली मिल जाते हैं। और अगर कॉस्टिंग की बात किया जाए तो इस बाइक के जो पार्ट्स है जैसे कि ब्रेक पैड वगैरह, और आप इंजन ऑयल तो अपने हिसाब से मोटूल का ही डाल सकते हैं। मैं मोटूल का प्रीफर करता हूँ, मोटूल 7100, और बाकी जो भी पार्ट्स है वो थोड़े से हायर साइड पे है। हायर साइड पे इसलिए क्योंकि ये एक जापानीज़ मैन्युफैक्चरर बाइक है। अगर आप कंपेयर करें बजाज, टीवीएस जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर की, तो उनका पार्ट्स थोड़ा सा चीपर होता है, बट जापानीज़ मैन्युफैक्चर होने की वजह से, मतलब सुजुकी होने की वजह से इनका पार्ट्स थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट दैट कम्स विथ एन रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एज वेल। तो थोड़ा सा हायर चार्ज पड़ता है, बट इनके पार्ट्स काफ़ी रिलायबल एंड अच्छे क्वालिटी के होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इसके जो ब्रेक पैड्स है, मतलब इसके जो फ्रंट ब्रेकिंग का फीडबैक है वो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है इन द सेंस, इसमें जो कंपनी से फिटेड ब्रेक पैड्स आते हैं, मैं देखा हर लाइक 2000 किलोमीटर में उसको थोड़ा सा मतलब क्लीन करना पड़ता है, रब करना पड़ता है, और 5000-6000 में आपको चेंज करना पड़ता है। वैसे तो मैं अप टू 10,000 शायद जो फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रेक पैड जो कंपनी फिटेड आया था वो मैं चेंज नहीं किया था, वो मेरा चल गया था। वैसे ब्रेक पैड की लाइफ पर्सन टू पर्सन और उनके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा सिटी में बम्पर टू बम्पर चलाते हैं और बहुत ज़्यादा इमीडिएट ब्रेकिंग करते हैं तो उसमें ब्रेक बहुत जल्दी घिस जाएगा, बट मैं ज़्यादातर हाईवे टूरिंग करता हूँ और मैं बहुत बार इंजन ब्रेकिंग के ऊपर रिलाई करता हूँ रादर दैन कन्वेंशनल ब्रेक्स। सो इसीलिए मेरा ब्रेक पैड का जो लाइफ था वो कुछ 10,000 किलोमीटर तक आराम से चला, इवन उसके बाद भी थोड़ा सा बचा था, बट मैं चेंज कर दिया था। सो ओवरऑल इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मे बी शायद अगर आप अच्छा कोई आफ्टर मार्केट जैसे भरसा या ऐसे कोई एक ब्रांड है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैं सुना हूँ उनका ब्रेक पैड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो अगर आप विस्टम के जो मतलब उसके सेम साइज़ का जो इसमें फिट हो वो अगर आप मंगा के यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़े से बेटर ब्रेकिंग फीडबैक एंड ड्यूरेबिलिटी मिल सकता है। बट जो स्टॉक ब्रेक पैड्स आते हैं उनका लाइफ उतना अच्छा नहीं है और उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा और एक चीज़, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देखा इसका जो चेन स्प्रॉकेट है, चेन विथ स्प्रॉकेट, उसका लाइफ में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। मतलब मेरे बाइक में मैं कुछ 13,000 अभी तक टोटल चला चुका हूँ, और 13,000 किलोमीटर में मुझे चेन स्प्रॉकेट अभी चेंज करने को पड़ गया, क्योंकि उसका जो स्लैक था, मतलब ऐसे लूज हो जाता था बार बार, और बाकी उसके जो टीथ थे वो काफ़ी नैरो हो गए थे। तो वो मैं चेक किया और मैंने काफ़ी बार शोरूम से भी पूछा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, बट दे वर सेइंग कि इट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल एंड इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपरली देन इट दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। बट मैं तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा था, बट मे बी मुझे लगता है मैं जब लॉन्ग राइड करता था मैं ज़्यादा चेन को क्लीन नहीं कर पाता था, बिकॉज आई एम ऑन ए लॉन्ग टूर, तो वो क्लीनिंग करना उतना कन्वीनियंट नहीं होता, मैं उसके ऊपर ही ल्यूम मार के चलाता था। तो मे बी दैट इज़ ए रीजन, और आई डोंट नो व्हाई, मे बी दैट इज़ वन रीजन, और दी चेन क्वालिटी मीन्स द पार्ट्स क्वालिटी इज़ नॉट गुड मे बी, जिसके वजह से चेन स्प्रॉकेट का लाइफ 13,000 में मेरा ऐसा कंडीशन में आ गया कि मुझे चेंज करना पड़ा। सो आई हैव टू फिगर इट आउट कि नेक्स्ट जो अभी मैंने चेन स्प्रॉकेट नया लगाया हूँ वो कितना देर चलता है, वो मैं सही से मेंटेन करके देखूंगा कि उसका भी लाइफ सही चलता है या फिर इसके तरह ही 13,000-14,000 के अंदर आपको चेंज करने को पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ उस पार्ट को लेके, बट ओवरऑल इसके बाकी जो भी पार्ट्स है वो काफ़ी सही है, बट ब्रेक और चेन स्प्रॉकेट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की फीचर्स एंड इक्विपमेंट के बारे में। इस बाइक में आपको कंपनी फिटेड काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हैंडल गार्ड, टॉल विंड वाइजर, पीछे टॉप रैक मिलता है, और आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये सब काफ़ी नीडेड फीचर्स है, काफ़ी हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। और इसमें आपको एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह वो सब भी मिल जाता है, बट वो फीचर उतना यूज़फुल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें वो कुछ मैप में इंडिया या फिर कोई एक कंपनी है जिसके साथ वो पार्टनर करके वो मैप दिखाता है, उसमें ज़्यादा लोकेशन अवेलेबल नहीं होता है, और ऊपर से इट इज़ लाइक ओके टाइप, नॉट वेरी गुड, यू कांट रिलाई ऑन दैट, बट इट विल गेट योर जॉब डन सम टाइम। तो वैसे टाइप है इसका। और बाकी
पार्ट्स वाइज तो जो कंपनी फिटेड आता है मेरे हिसाब से आप उसको लेकर आराम से टूर कर सकते हैं, बट अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से बहुत सारे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इसके अवेलेबल है, वो आप फिट करके इस बाइक को मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं बहुत सारे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज मैं भी फिट किया हूँ एज पर मेरे रिक्वायरमेंट, और इनका एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन मॉडिफिकेशन के साथ काफ़ी किलोमीटर भी क्लॉक कर चुका हूँ। सो ओवरऑल इनका एक रिव्यू मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके फीचर्स में कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि इसके एलईडी का कैपेबिलिटी बहुत ही बेकार है। आजकल सभी बाइक्स में एलईडी हेडलाइट आने लगे हैं और इल्यूमिनेशन वाइज वो उतना अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं मैं आफ्टर मार्केट यहाँ पे फॉग लाइट इंस्टॉल किया हूँ। सो इसका एलईडी जो हेडलाइट है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, और आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर्स मिलता है वो भी हैलोजन टाइप, ओल्ड हैलोजन टाइप है, एलईडी इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, बट उसके वजह से कोई उतना मेजर प्रॉब्लम होता नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल द थिंग रिलेटेड टू दिस बाइक। आई होप कि मैं सब पॉइंट अच्छे से कवर किया हूँ। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उसको कोशिश करूँगा अगले वीडियो में कवर करने की। सो नाउ लेट मी क्विकली सम अप द एंटायर वीडियो फॉर यू कि क्या ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं, और ये बाइक किन राइडर्स के लिए बेस्ट फिट होता है। सो गाइस देखिए, ये बाइक कम्प्लीटली ऑफ रोड बाइक नहीं है, ये एक एडवेंचर टूरर बाइक आप मान सकते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाईवे टूरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा माइल्स और किलोमीटर्स को क्लॉक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे अगर ऑन दी वे आपको थोड़ा बहुत कहीं खराब पैचेस और ऑफ रोड मिल जाता है तो उसके लिए ये बाइक आराम से पास करा देगा। ओवरऑल ये बाइक एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों के साथ आता है, जैसे कि रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड लॉन्ग हाईवे टूरिंग कैपेबिलिटी। तो अगर ये सब चीज़ आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है देन डेफिनेटली ये बाइक आपके लिए एक अल्टीमेट बाइक बन सकता है। वैसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप ये बाइक खरीदने से पहले 2-3 बार शोरूम में जाके टेस्ट राइड ले लीजिए, उसके बाद खुद डिसाइड करिए कि आपको ये बाइक अच्छा लग रहा है या नहीं, उसके बाद जाके डिसीजन लीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो में मिला हो और आपको कुछ भी हेल्प मिला हो, प्लीज़ गिव इट ए लाइक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई बैक। और अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, बाय बाय।